अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। कानून साजी का मुश्किल मरहला हुकूमत ने आसानी से पार कर लिया। अब तैयारी का मरहला दरपेश है, जिसमें हुकूमत अकलौती फरीक नहीं, इलेक्शन कमीशन इस तैयारी का अहम तरीन फरीक है। और इलेक्शन कमीशन इस तैयारी के लिए कितना तैयार है, ये सवाल अहम है और बर वक्त भी। जुमेरात के रोज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के रूबरू सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हामिद खान ने इलेक्शन कमीशन के इसी मौक़िफ़ का इयादा किया कि अगले पूरे इलेक्शन का EVM के जरिए इनेकाद का फैसला कब्ल अज वक्त है और इसमें काफ़ी चैलेंजेस दरपेश हैं। इलेक्शन कमीशन को 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट्स करना होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इसके बरक्स ख्याल रखते हैं और उनके बकौल तैयारी मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन बस इश्तिहार दे, मशीनें खरीदे और इलेक्शन मुनक़िद करवाए। जबकि अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के करीब राय रखते हैं और उनका कहना है कि इस कानून से इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं हो जाता कि कल से होने वाले हर इंतखाब में EVM ही इस्तेमाल करे। क्या कानून में अभी भी बैलेट पेपर से इलेक्शन के इनेकाद की गुंजाइश है? ये सवाल आज का बुनियादी सवाल है। दूसरी अहम चीज़, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिलने वाले वोट का हक है। इसके लिए आखिर तरीक़ाकार क्या होगा? हुकूमत इस हवाले से आई वोटिंग या इंटरनेट वोटिंग के तरीक़ाकार की बात कर रही है। ये अमर भी दिलचस्प है कि दुनिया भर में एस्टोनिया के अलावा किसी भी मुल्क में आई वोटिंग का तरीक़ाकार राइज ही नहीं। तरक्की याफ्ता ममालिक भी इंटरनेट के जरिए वोटिंग को काबिल भरोसा नहीं समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान पुर एतमाद है। क्या आई वोटिंग का तरीक़ाकार काबिल भरोसा है? ये दूसरा सवाल होगा। तीसरा अहम नुक्ता वज़ीर इत्तलात का ऐलान है कि आइंदा साल मार्च में वज़ीर आज़म ने पंजाब भर में जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। ये खुशाइंद बात है, लेकिन क्या ये इलेक्शन मुमकिन है? ये आज का तीसरा नुक्ता रहेगा। जो प्रेस्टिजियस पैनल मेरे साथ आज मौजूद है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं, बुनियादी मेंबर फैबर बारी साहब हमारे साथ हैं, इफ्तिखार अहमद साहब इलेक्शंस के ऊपर महारत रखते हैं और तमाम ही इलेक्शंस गुज़िश्ता दहाइयों में जो हुए उन्हें बड़ी करीबी तौर पर देखते रहे हैं, उनको आप तक लाते रहे हैं और उस पर अपनी राय भी देते रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कुंवर दिलशाद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अगला जनरल इलेक्शन EVM पर ही होगा। आपकी नज़र में इम्कानात कितने हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? असूली तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़ वही हैं जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने परसों और क़यामा कमेटी के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अबूरी जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। मैं अबूरी कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहना कबल वक्त है, तो लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, उसी की रोशनी में जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतमईन नहीं हो जाता और उन्होंने जो 34 ऑब्जेक्शन एतराज़ात लगाए थे उनका अजाला या नहीं हो जाता, उसका उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन उसकी ओनरशिप लेने के बारे मेरा मदार नहीं है। एक सबसे बड़ी अहम बात, जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये कह रहा है कि जनाब इसमें जो है हमें, मैं तो नहीं कह रही, ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कह रहा है जिसने ओनरशिप है, इन्हें इंतखाब करवाना है, जो आर्टिकल 218 का पाबंद है इंतखाबात करवाने में, शफाफ इंतखाब करवाने, वो ये कह रहा है कि जनाब इसमें शफाफियत नहीं है, इसमें टेम्परिंग हो जाती है, इसकी चिप तब्दील हो जाती है, इसका सॉफ्टवेयर तब्दील हो जाएगा, इसमें धांधली के दरवाजे खुल जाएंगे और वोटों की खरीद फरोख्त हो जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन का वो सवाल है जो उन्हें स्टैंडिंग कमेटी में पेश किया था 7 सितंबर को, जिसकी बराबर पर हंगामा भी हुआ और आज़िज़ स्वाति साहब ने कहा कि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के बाद वाक़े से बाहर हो गए, आपको भी पता है, सबको पता है कि मैं इलेक्शन कमीशन को नजर आतिश कर दूंगा। तो ये सारी चीजें, तो आप इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करने की बजाय आप इलेक्शन कमीशन को नजर आतिश कर रहे हैं। जब ये इतनी बड़ी बात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश की, उसी वक्त कहते हैं जनाब बिल्कुल हम एक बड़ी हाई पावर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टीम मुकर्रर कर देते हैं ताकि वो सारे प्रासंग को देखे और आपकी तसल्ली करे, जहाँ जहाँ आपको खदशात या शुबहात हैं वहाँ दूर करेंगे। अगर आपको यहाँ, अगर हमारे पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप मुतमईन नहीं होते तो हम इंटरनेशनल लेवल के कंसल्टेंट बुला के आपकी राय जो है उनसे राय लेकर आपकी खिदमत पेश कर देंगे। इसकी बजाय उनको धमकियाँ दी, गालियाँ गोश्त निकाली कि चीफ इलेक्शन कमीशन के बावजूद लफ्ज़ इस्तेमाल किए। बहरहाल वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है, वो तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब ये मामला, जहाँ तक मामला है ये दुरुस्त है, हम इन प्रिंसिपल ज़ाती हैसियत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हामी हैं। जब मैं फेडरल सेक्रेटरी रहा हूँ 2010 तक, तो मैंने इलेक्शन कमीशन में बाकायदा हमने इस पर सपोर्ट किया
तो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने जो मिनिस्टर थे हमारे चीफ, अपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो उनको लेटर लिखा कि जनाब आप यूसुफ गिलानी को क्या आप इस पर कानून साजी कर लें ताकि हम इसको आगे बढ़े। तो उस वक्त की गवर्नमेंट खामोश हो गई, उन्होंने इस पर कोई कानून साजी नहीं की। जब कानून साजी नहीं की तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फाइल कर दिया। तो अब मौजूदा हुकूमत को जाता है क्रेडिट कि उन्होंने इसको अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आवाज उठाई है, लेकिन तरीका गलत हो गया। तरीका ये होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक लेटर जाता इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि जनाब सारे इंतखाबात आपके सामने हुए हैं, कोई सियासी पार्टी हारने वाली तस्लीम नहीं करती, तो आप वे आउट निकालें ताकि आइंदा इंतखाबात शफाफ हो जाए। तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ला मोहल्ला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ ही आना था ना। ठीक है जनाब, ये तरीका अख्तियार कर लेते हैं। गौर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर बता दें कि कानून में अब भी बैलेट पेपर की गुंजाइश है या रास्ता नई कानून साजी के बाद बंद हो गया? अब सिर्फ ईवीएम ही हमारे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि मोहसिन शाहनवाज रांझा ये कह रहे हैं कि जो कानून है उसमें बैलेट पेपर का ऑप्शन ऑमिट नहीं किया गया है। तो दोनों रास्ते इस वक्त मौजूद हैं, असल पोजीशन यही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। पहली बात है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अभी इस पर राय नहीं दी है, लेकिन हमें नजर ये आ रहा है कि 2023 के इंतखाबात जो है वो पुराने तरीके के मुताबिक बेल्ट के जरिए होने हैं, मैनुअल तरीके के जरिए होने। मुमकिन है आइन की कानून की पासदारी करते हुए चंद शहरों में इसको तजर्बाती तौर पर ही अपना लें, चंद शहरों में, ताकि कानून की पासदारी भी हो जाए और इसके बाद में काम आगे बढ़े। लेकिन स्टेप बाय स्टेप करें ना, स्टेप बाय स्टेप हो जाए, पहली बार तजर्बाती तौर पर इसको शामिल कर लिया जाए। सरवर बारी साहब, ये फरमाइएगा, जैसे हुकूमत कह रही है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं उनके बकौल तैयारी मुकम्मल है, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर करे, मशीनें खरीदे और इलेक्शन ईवीएम के थ्रू करा दे। आपके ख्याल में मुमकिन है 2023 का इलेक्शन? जी देखिए, बिल्कुल मेरी नजर में मुमकिन है, लेकिन जरूरी नहीं, लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि आपने हर पोलिंग बूथ पे इसको इस्तेमाल करना है। तो चलें पहली दफा करना है तो 272 हल्के हैं और तकरीबन 350 पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो अगर हम 7-8 हजार 10,000 मशीनें तो इजीली हम प्रोक्योर कर सकते हैं और उसकी ट्रेनिंग भी हो सकती है। और हर पोलिंग स्टेशन के एक पोलिंग बूथ पे आप एक मशीन लगा दें तो मुमकिन है, बिल्कुल हम इब्तदा तो कर सकते हैं। मगर सर, अभी कहा भी गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कि NA 133 के इलेक्शन के लिए आप ईवीएम दे दें जो ज़िमनी इंतखाब होना है। ये हुकूमत इतना कीन है, 2017 से मामला शुरू है, अभी कंवर साहब कह रहे हैं हम तो इससे भी पहले से चाहते थे, बट तैयारी क्यों नहीं है? शिबली फराज साहब की जानिब से कहा गया कि उन्हें वक्त चाहिए होगा 3 से 4 महीने। नहीं देखिए, मैंने बहुत पहले आर्टिकल लिखा था कि बाई इलेक्शन आ रहे हैं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को तैयारी करनी चाहिए। वैसे भी उसकी जिम्मेदारी है, उनके अपना जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसका पिलर नंबर 8 में लिखा हुआ है कि वो इसको पायलट करेंगे बार बार। अब अपनी ही सुस्ती को वजह बना के मजीद काम ना करना तो अजीब बात लगती है, क्योंकि ये तो कानून के तहत भी 2017 इलेक्शन एक्ट और फिर उनका अपना और अब जो पार्लियामेंट का आया है, तो उन्होंने जो पायलट करने थे उन्होंने वो भी पायलट नहीं किए, अपनी जिम्मेदारी जो उन्होंने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं की। तो अब ये एक्सक्यूज तो वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन जाहिर है जल्दी में कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको स्केल डाउन करके कुछ किया जा सकता है ताकि अवाम का एतमाद तो बहाल हो। जल्दी में कुछ नहीं, लेकिन सर एक ECP की जानिब से 2017 में पायलट भी किया गया था, ये ओवरसीज वोटर्स को लेकर भी और EVM के इस्तेमाल को लेकर भी, और फिर उसको जहां तक याद पड़ता है पार्लियामेंट में जमा भी करवाया गया था, मगर उसके बाद हमारे सामने कुछ नहीं आया। जो वो पार्लियामेंट में गया उनका पायलट प्रोजेक्ट, क्या आपकी नजर में कोई चीज आई इससे मुताल्लिका? जी बिल्कुल, पायलट प्रोजेक्ट किया गया, उसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। उसमें रिकमेंडेशन दी गई थी कि आप दोबारा इसको पायलट करते रहें, और इलेक्शन कमीशन ने उसी वजह से अपना जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसमें अपनी कमिटमेंट की थी। फिर जो उन्होंने EVM का पायलट किया था पेशावर के एक हल्के में, उसकी जो रिपोर्ट है उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत वाज़ेह तौर पर कमिटमेंट की हुई है कि इस पायलट के बाद हमें हर देहात, हर शहर में, हर मोहल्ले में इसको लगाना पड़ेगा ताकि शहरी और देहाती लोग जो हैं इसका इस्तेमाल जान सके और अगले इलेक्शन में आने के लिए आसानी हो। तो ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात है कि हमें समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या वजह है कि जो है लैतो लाल से काम लिया जा रहा है 2018 से लेकर अब तक।
इफ्तिखार साहब, यहाँ पर ऊपर कंवर दिलशाद साहब ने हवाला दिया जो हालिया दिनों में वज़रा की और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक बदमज़गी हुई। अभी जो सरवर बारी साहब बात कर रहे हैं, 1-2 पायलट प्रोजेक्ट्स किए गए, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं सुस्ती का शिकार रहा इलेक्शन कमीशन। ये हुकूमत और इदारे के दरमियान क्या कोई रिफ्ट है? एक जानिब से जिद है, दूसरी जानिब वक्त दरकार है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। मसला किस जगह देखते हैं? मसला है PTI के साथ, जिसको इस बात का अब यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान में उनका वोट बैंक एरोड हो चुका है। अब वो पाकिस्तान से अपने वोट बैंक के रुइन के बाद 1 साल से वो इस पे काम कर रहे थे। उनको जो सपोर्टिंग एजेंसियां हैं उन्होंने पूरी तफसीली रिपोर्टें बना के दी हैं। इस पे उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट की बात शुरू की। बड़े मज़े की बात है कि आज तक मेरे इल्म में नहीं कि पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट ना देने के लिए कहा हो या वोट की मुखालफत की हो। मेरे इल्म में नहीं, बारी साहब के इल्म में हो और कंवर साहब के इल्म में हो तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे इल्म में नहीं कि किसी सियासी पार्टी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ बात की हो। हमने एक बात देखा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से मौजूदा हुक्मरानों का एक रवैया है। डस्के के इलेक्शन के बाद ये सुनने में आया कि जनाब तमाम का तमाम इलेक्शन कमीशन जो है इस्तीफ़ा दे। फिर जैसा ये बता रहे हैं जो 7 सितंबर की जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है उसमें एक सियासी पार्टी के 2 नुमाइंदों का जो रवैया है उससे हम बहुत अच्छी तरह आगाह हो चुके हैं। वो इस इलेक्शन कमीशन को आग लगाना चाहते हैं और इस इलेक्शन कमीशन के बारे में वाशगाफ अल्फाज में कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन एक सियासी पार्टी की जेब में पड़ा है। अब जिस अदारे ने इंतखाब करवाना है उसके बारे में एक सियासी पार्टी का रवैया ये हो जिसका इजहार मैं कर रहा हूँ, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात क्या हैं। अभी आपने मुझे एक आदमी की बात सुनाई कि अपना वोटों की धांधली हो जाती है, जाली वोट बन जाते हैं। बारी साहब भी मौजूद हैं और कंवर साहब भी मौजूद हैं। मैं बतौर एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और एक स्टूडेंट ऑफ इलेक्शन इस बात पे अब यकीन रखता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं उसमें ये मुमकिन नहीं है कि 400 जगह पे एक ही आदमी का नाम हो और वो 400 जगह पे वोट डाल सके। ये मुमकिन ही नहीं है। आज की इंतखाबी फहरिस्तों में मेरा नाम है, मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है, मेरी तस्वीर है। ये तो है आज का रवैया। ये सुनी सुनाई बातें जो हमें बताई जा रही है ना जी, देहातों में चोरी हो जाती है, बदमाशी हो जाती है, तो क्या वहाँ पे EVM को चोरी करने वाले जो लोग हैं वो EVM चोरी नहीं कर सकते? क्या जो बदमाशी करने वाले हैं क्या वो EVM को बारे में बदमाशी नहीं कर सकते? क्या वो रोक दी जाएगी? EVM में लिखा होगा कि अंदर EVM है तो आपने बदमाशी नहीं करनी, अब आप दूर हो जाएं। ये क्या बातें की जा रही हैं? अच्छा मैंने मुझे बात देखें, बहुत संजीदा गुफ्तगू है, बहुत संजीदा बात है, हमें संजीदगी से सारे मामले को देखना है। दुरुस्त। अब जब पेशावर के अंदर EVM को ट्राई किया गया और उसकी जब रिपोर्ट पेश की गई तो मैं इत्तेफाक नहीं करता, अपने दोस्त मोअज़्ज़ज़ तरीन दोस्त हैं मेरे बारी साहब, एंड ही इज़ द मास्टर ऑन दिस इलेक्शन की मॉनिटरिंग करने पर, इलेक्शन की रिपोर्टिंग के मामले पर, इलेक्शन की बदअनवानियों को हाईलाइट करने पर बारी साहब से ज़्यादा किसी का कोई काम पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन जनाब बारी साहब, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला तो नहीं करना था ना उस रिपोर्ट के ऊपर, ये फैसला तो पार्लियामेंट ने करना था। तो पार्लियामेंट क्यों सोई रही उसके ऊपर, और ये एकदम पार्लियामेंट को अब एहसास कैसे हो गया? और मैं ये बता दूं कि मैं जो ये EVM है मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लाइए, अरबा रुपया खर्चें, लाएँ और लोगों को दें। यानी जो स्टाफ आम बैलेट पेपर को मैनेज नहीं कर सकता, आम बैलेट पेपर की मशीनें मैनेज नहीं कर सकता, वो EVM को करे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इसको इस तौर पे पेश करना कि शायद पता नहीं कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। इफ्तिखार साहब, मैं बारी साहब से इसी पर कमेंट लूंगी, लेकिन वन लाइनर आपसे चाहिए। आपकी राय में, इफ्तिखार अहमद की राय में, क्या EVM ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ही सबसे बड़ा मामला, इसको आगे बढ़ाएगा? मैं नहीं मानता, क्योंकि उसकी वजह, सिंपल वजह उसकी है। देखिए, इसमें टेक्नोलॉजी का मामला है, ये टेक्नोलॉजी का मामला है। हमारा ये मोबाइल ख़राब हो जाए तो इसको रिपेयर करवाने के लिए हमें पूरे 2 दिन ज़ाया करने पड़ते हैं। और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट होगी
कि इतनी हज़ारों, बल्कि हज़ारों भी नहीं, शायद ये बारी साहब बताएंगे कितने लाख मशीनों की मौजूद है। एक मिनट, नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोग्राम आप बहुत अच्छा कर रही हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम कर रही हैं। जो ये मशीनें होंगी लाखों, इनको कैसे रखा जाएगा, मैनेज कैसे किया जाएगा, इसको अगर कहीं पे कोई ख़राब हो जाती है उसको वहाँ पे फौरी तौर पे रिपेयर कौन करेगा, प्रोसेस रुक नहीं जाएगा। क्योंकि बैलेट पे डब्बा है, डब्बे में तो खराबी कोई नहीं आती, उसमें तो पर्ची डालनी होती है। लेते हैं सरवर बारी साहब जी प्लीज। सरवर बारी साहब, ये जितने सवाल किए कि अब एक से ज्यादा वोट नहीं कोई डाल सकता, फिर तैयारी कितनी है और क्या ये ट्रांसपेरेंसी को आगे बढ़ाएगा, प्लीज इनको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। नहीं, पहली बात तो मैं ये इफ्तिखार साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इतना हम्बल कर दिया है मेरी तारीफें करके, और मैं इस काबिल नहीं हूँ। इफ्तिखार साहब, आपकी मोहब्बत है ये सिर्फ। सर, यू हैव बीन डूइंग इट, जितनी मॉनिटरिंग आपने की है, जो आपका रोल है, और हमने तो सीखा है आपसे। थैंक यू। अब बात ये रह गई है कि मैंने जैसे पहले कहा कि जो स्केल डाउन इसका वर्जन किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो पेशावर में ईवीएम का पायलट किया गया था, वो मैं आपको और इफ्तिखार साहब को वो रिपोर्ट भेज देता हूँ। उसके एंड पे इलेक्शन कमीशन ने प्रॉमिस किया है कि हम मजीद जो ज़िमनी इंतखाबात आने वाले हैं उनमें हम इसको फिर करेंगे पायलट। वो पायलट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने हुकूमत से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, वो हुकूमत के मतहत नहीं है। ठीक, ये मेरा एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, देखिए, जितनी ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी प्रोसेस के अंदर, उतना ही इम्कान है धांधली का। ये पूरी दुनिया की साइंस जो है वो बताती है कि इवन जो गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं उसमें ह्यूमन एलिमेंट 70 से 80% होता है। तो जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो डस्के की इलेक्शन की इन्होंने बात की है। मैं समझता हूँ कि डस्के का इलेक्शन पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री के ऊपर एक काला धब्बा है, जहां हर किस्म के नॉर्म्स को वायलेट किया गया है। और हम इसलिए कहते हैं कि वहां पर जो काम हुआ डस्के के इलेक्शन में, वो सिर्फ बैलेट पेपर के हवाले से था कि ये इतने बैलेट पेपर आप ले जाएं, इसको साइन कर दें, इसके पीछे मोहर लगा दें। तो ये ईवीएम के अंदर इफ्तिखार से भी कह रहे हैं कि वो इसके खिलाफ नहीं है। मैं तो इसलिए इसका जो है मुखालफत नहीं कर सकता क्योंकि ये लॉ का हिस्सा है अब, और इलेक्शन कमीशन की कमिटमेंट है। इसलिए इसका मैं समझता हूँ कि जो भी अदारा है पाकिस्तान का, आईनी हो या वैसे इंतजामी अदारा है, कानून के मुताबिक चलना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके जो प्रैक्टिकल साइड है उसके लिए इलेक्शन कमीशन को अभी से प्लान करना चाहिए कि इसको कैसे करना है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ही इसकी जो पॉलिटिसाइजेशन हो रही है, इसको जो एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको खत्म करने का जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन की है। ठीक है, प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कंवर दिलशाद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। यहाँ इलेक्शन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है कि उनको करना था, आगे बढ़ना था, पायलट प्रोजेक्ट्स करने। सर, सवाल आपसे ये है, हुकूमत इसमें कितना हक बजानिब है कि ये तमाम जो मशीनें लेनी थी, ईवीएम्स, वो इलेक्शन कमीशन को प्रोक्योर करना था, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं थी? और क्या इलेक्शन कमीशन ओपन मार्केट से खुद प्रोक्योर करेगा, खुद टेस्ट करेगा? तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी पार्लिमानी जमातें, यानी पहले इलेक्शन कमीशन की तसल्ली हो, फिर वो पार्लिमानी जमातों की तसल्ली कराए, उसके बाद ये इस्तेमाल होगी? देखें जी, हुकूमत अपनी आवाम को गुमराह कर रही है। उनके वज़रा जो हैं उनको ऐसी बातें कह जाते हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी नहीं पता, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई नॉलेज भी नहीं होती, जो हमारे मिनिस्टर से बात किए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जब तक ये फंड ना आ जाते, प्रोक्योरमेंट ना हो जाती, कानून साजी ना हो जाती, तो इलेक्शन कमीशन ने खुद में खुद ही क्या वो अपने रास्ते हमवार करने थे। सबसे पहले अहम बात हुई, जब ये बहस चली है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तो ऑन बोर्ड ही नहीं रखा। इलेक्शन कमीशन ने बार बार जब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, अपने खदशात का इज़हार किया कि जनाब इसमें ये प्रॉब्लम पेश आ रही हैं, तो उस पर हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को साइड लाइन पे किया। अब जैसे हमारे दोस्त इफ्तिखार साहब ने बड़ी अच्छी बात कह दी है, सरवर भाई साहब बार बार उसका जिक्र करते हैं कि ये पायलट प्रोजेक्ट हुआ, रिपोर्ट खाई। अंदरूनी खाना बात यह है कि हम बिल्कुल बरमला ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 18 महीने पहले अपनी रिपोर्टें जो हैं अपने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 103 के तहत स्पीकर कौमी असम्बली को, चेयरमैन सेनेट को दी। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है
कि 18 महीने तक स्पीकर कौमी असम्बली में और रिपोर्ट ही नहीं पड़ी। जब इलेक्शन कमीशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी वहां गया कि जनाब बार बार हमें डिमांड आ रही है, आपने से पार्लियामेंट में बहस करनी थी, कहते मुझे रिपोर्ट ही नहीं मिली। जब उन्होंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट पेश किए, जनाब ये आपकी तस्दीक शुदा रिपोर्ट आपके पास आनी चाहिए थी, आ गई। जब उन्होंने देखा तो उनके फाइलों को नीचे पड़ी हुई थी, लिफाफा बंद था, लिफाफा नहीं खोला था। तो ये तो हालत थी ना स्पीकर कौमी असम्बली की कि उन्होंने बहस तो क्या कर रही थी, पढ़ के नहीं देखी। ये उनकी आप देखें। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तो ठीक है, हमको वो तर्जमान तो नहीं है, लेकिन हकीकत में जो हमें बयान किया जा रहा है, जो हमारे नोटिस में आ रहा है, तो वो हम ये बातें बता रही है, अखबार में भी, मीडिया में भी आ चुका है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये बताया है। अब फवाद चौधरी साहब के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई है। जनाब इस पर 2.25 खरब रुपया खर्च होना है, तो क्या आपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को 2.25 खरब रुपया दे दिया? आपने तो KP का फंड नहीं दिया अभी तक, लोकल गवर्नमेंट का, जो 4 इलेक्शन अगले था। कंवर साहब आपने बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ सामने रखे। सर एक सवाल वन लाइनर आपसे भी जो इफ्तिखार साहब से किया। सर दुनिया में 175 ममालिक में इलेक्शन होता है, 8 में EVM इस्तेमाल हो रहा है, 9 इस्तेमाल करके छोड़ चुके हैं। क्या EVM की टेक्नोलॉजी ही ट्रांसपेरेंसी ला सकती है? क्या इसके जरिए हमारे यहाँ शफाफियत और फिर इलेक्शन मुतनाज़ नहीं होगा? योर से, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली इलेक्शन का इनेकाद कराए इस मुल्क में। कंवर साहब आपसे। हाँ जनाब, मैं अर्ज करूँ, मैं आपको अब एक और बड़ी अहम बात हो रही है जो हमारे मिनिस्टर साहब बार बार कहते रहते हैं, जी एक्ट बन गया, इलेक्शन कमीशन इस पर पाबंद है। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान जो है पार्लियामेंट्री एक्ट पर पाबंद नहीं है। आप आर्टिकल 222 पढ़ लें, 222 में ये लिखा हुआ है कि ऐसा एक्ट जो कौमी असम्बली या चाहे वो असम्बली मंजूर करे, पास करे, लेकिन वो आइन से मुतसादिम हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर अमल दरामद कराने का रवादार नहीं है। तो यहाँ तो बहुत बड़ी ताकत दी है आर्टिकल 222 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ऐसा एक्ट जो कौमी असम्बली या पार्लियामेंट या हमारी सूबाई असम्बली पास कर दे जो आपके आर्टिकल 218 से मुतसादिम हो जाए, तो आप उस रमत करने के रवादार नहीं है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आर्टिकल 222 का भी जायजा ले रहा है, 218 का भी, 219 का भी, 226 का भी। उस जायजा लेने के बाद वो अपना एक मौक़िफ़ सरकारी तौर पर चंद रोज में पेश कर देगा। जैसे कि इफ्तिखार साहब ने जिक्र किया डस्का का, डस्के की रिपोर्ट आने के बाद तो हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी पे एतमाद नहीं रहा। डस्के की रिपोर्ट पढ़े, सरबाई साहब भी पढ़े, हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है, उसमें एक लफ्ज लिखा है कि ब्यूरोक्रेसी ने उस इलेक्शन को हाईजैक किया, प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को धमकाया, डराया कि आपने अपने वोट, हमारे अंदर पुलिस स्टेशन जो भी आदमी दाखिल हो जाएगा आपने इतराज नहीं करना है। पुलिस अंदर दाखिल होने के बाद टेम्परिंग कर दी है, बेल्ट बस भर दी है, आपने खामोश रहना है। ये सारी बातें रिपोर्ट पे आ चुकी है। बिल्कुल ऐसा। अब डस्के की रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो सजा सुनाएंगे, ये खार साहब माशाल्लाह उसको बड़ी अप्रिशिएट करेंगे, वो सजा बड़ी मिसाली होगी, वो ऐसी इबरतनाक सजा होगी कि जब के बाद पूरे पाकिस्तान में कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई प्रेसिडेंट अमला जो है आइंदा गड़बड़ नहीं कर सकेगा। एक बात में आने वाला है, आने वाला है, उन्होंने आर्टिकल 232 के तहत कार्रवाई करनी है जी। तो ये सारी चीजें जो है सामने आ रही है। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का ये हाल हो, वजीर आला के सेक्रेटरिएट का डिप्टी सेक्रेटरी वहां जाके मसरूर में जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफिसर को धमका रहा है। इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? मैं बारी साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये ट्रांसपोर्टेशन जो होगी तो किसको पास होगी? इलेक्शन कमीशन के पास होगी, वो ले जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो पहुँचाएगा शिकारपुर में, गखड़ में, रावाली में, चकदरे में। तो वो रास्ते में अगर उसमें कोई ख़राबी होगी फिर उसमें क्या होगा? अगर चिप भी चेंज होगी, चिप तो इतनी छोटी सी होती है मूली सी, वो चेंज होगी तो ये तो बाद में मसला होगा कि क्या हुआ। और फिर जो वोट चैलेंज होगा, जो जिसको हम टेंडर कहते हैं, वोट जो हम पैसे दे के चैलेंज करते हैं, वो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। और फिर वोटों के इंदराज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल आज तक जो आइन में लिखा हुआ है कि मुझे 18 साल का होना है, पाकिस्तान का होना है और मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसा मुकदमा ना हो जिसमें मुझे ऐसी कोई सज़ा हुई हो, तो मुझे बताएं कि ये जो बाकी लोगों को आप वोट का हक़ दे रहे हैं, क्या इन पे 18 साल का और पाकिस्तानी होने का और मुकदमात होने का इतलाक़ होगा या नहीं होगा? ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जवाब तलब हैं, इस पर बुरा मानने की बात नहीं है। चल जवाब ले लेते ना, अभी मुझे उस आई वो जी बारी साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए जी, पहली बात तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने डस्का की जो इंक्वायरी बैठाई है
वो मेरे ख्याल पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में इससे बेहतर कोई और काम नहीं हो सकता। उसमें तमाम जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्शंस को जो है धांधली करने के, वो उसमें एक्सपोज होते हैं कि किस तरह पोलिंग स्टाफ और जो इंतजामिया है उसका नेक्सस बनता है। लेकिन इफ्तिखार साहब के सवाल के जवाब में देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और तमाम लोग जो सामान इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन का मटीरियल होता है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी जो हिफाजत है, वो जिम्मेदारी जिस अदारे की भी इलेक्शन कमीशन लगाएगा, अल्टीमेटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कंडक्ट करना इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। तमाम महकमे इलेक्शन कमीशन के मातहत हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। और जो 2 रिपोर्टें निकाली हैं कमर दिलशाद साहब की इतला के लिए, मैंने दोनों रिपोर्टें लाइन बाय लाइन पढ़ लिए हैं, तो मेरा ख्याल उस पर भी किसी वक्त कोई प्रोग्राम होने चाहिए उन रिपोर्टों में से क्या निकला है। जरूर। और वो मैं समझता हूँ कि पीटीआई की पंजाब हुकूमत के ऊपर एक काला धब्बा है कि उन्होंने जो कुछ किया है। बारी साहब एक छोटा सा पॉइंट, इफ्तिखार साहब ईवीएम को लाने ले जाने, ट्रांसपोर्टेशन, चिप्स, सर क्या ईवीएम के ऊपर कंसेंसस हो जाएगा इस मुल्क में? सर सवाल ये, इस कानून पर कंसेंसस नहीं हो सका। नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ वोट कैसे होगी? नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ वोट कैसे होगी? वोटर का जो डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका हम क्या करेंगे? उसको ट्रांसपोर्ट करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। और उसको टेम्पर करने के लिए भी आपको बहुत सारे एक्सपर्ट बनाने पड़ेंगे। अब तो सिंपली ये है कि आप प्रिजाइडिंग अफसर को साथ में ला लें, उसको कहेंगे ये 200 वोट हैं, बैलेट पेपर है, इसकी बैक साइड पे आपने साइन नहीं करने, वो बैलेट पेपर इनवैलिड हो जाएगा। वो तो चिप लगेगी, जो वोट 200 नहीं, वो 2000 वोट चले जाएंगे जी। वो चिप चेंज करने से 200 नहीं 2000 वोट चले जाएंगे, और पता भी किसी को नहीं लगेगा। नहीं, वो चिप को बाहर से चिप आ ही नहीं सकती, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो ये आप कैसे इतनी गारंटी से कह रहे हैं? आपने मशीन खरीद ली है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये मशीन में ये चीजें डलवाना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी। एंकर साहब एक मिनट, बारी साहब आप बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन नहीं है। अब इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन जमा नादरा जमा एजेंसियों की तकनीकी महारत शामिल है। आप पढ़ तो लें जो कानून बना है उसमें इलेक्शन कमीशन अकेला नहीं है। अब पाकिस्तान की जो रियासत के मसले हैं वो हम ईवीएम के ऊपर गुफ्तगू करते हुए ये लॉ में है, मैंने डिस्कस करा। आई एम नो वन टू डिस्कस इट, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ द डिसीजन। जो ये ज्वाइंट सेशन में जो इस हवाले से बात की गई है उसमें लिखा हुआ है। मुझे कोई शौक नहीं है किसी पर तबसरा करने का। लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। एक मामला आई लॉ में लिखा हुआ है कि नादरा इलेक्शन कमीशन नादरा और तकनीकी महारत। इलेक्शन एक्ट में कंसेंसस बना दिया गया था, सब जमातों ने साइन किए थे कि ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ऑनलाइन का आप दुरुस्त कह रहे हैं सरवर बारी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट एक तो बहुत खुश है कि आपको वोटिंग का राइट मिला, और अब हम आई वोटिंग के ज़रिए आपको भी आप शामिल होंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट सेंसिटिव होंगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की क्या प्रॉब्लम्स हैं। कंवर दिलशाद साहब, आपके ख्याल में ये ओवरसीज वोटर आई वोटिंग के जरिए वोट कर सकेगा, और क्या कोई रजिस्टर्ड नंबर है ऑलरेडी ईसीपी के साथ ये इस वोटर का? अभी तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जहर है, इसके बारे में कोई होमवर्क तैयार नहीं किया होगा। लेकिन बहरहाल हमें नादरा के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग चल रही है और नादरा के साथ उनकी मुलाकातें भी हुई है। चेयरमैन नादरा ने मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब से। ये सारे मामले तो आहिस्ता आहिस्ता तय हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इंटरनेट बैटिंग के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज से 6 महीने पहले स्पेन से एक बहुत बड़े माहिर को या एक्सपर्ट को बुलाया। उनसे कहा कि आप इसका जायजा लें, हमें कंसल्टेंसी रिपोर्ट दें। तो उन्होंने जो कंसल्टेंसी रिपोर्ट दी और तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए की कंसल्टेंसी फीस की अदा कर दी गई,
और 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश कर दी। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम पाकिस्तान में नाकाबिले अमल है, इसको हैक हो जाएगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और आज़ादी नहीं है। जो ही वोट आप कास्ट करेंगे इसके जरिए, इंटरनेट बैलेटिंग के जरिए, तो नादरा को मालूम हो जाएगा कि ये वोट किस पार्टी को गया है। ये रिपोर्ट मौजूद है, ये सरकारी रिपोर्ट मौजूद है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यही रिपोर्ट तो पेश की थी क़यामा कमेटी के सामने कि जनाब ये आपकी मिनिस्ट्री ने हमें रिपोर्ट भिजवाई है, तो इसकी रोशनी में तो इसमें तो राजदारी। और दिलशाद साहिब, जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, तो फिर ये फैसला किसने करना है? क्योंकि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इंटरनेट बेस्ड वोटिंग नहीं होती है। ये मैकेनिज्म सिक्योर है या नहीं है? अगर ये रिपोर्ट भी आ चुकी तो फिर प्राइम मिनिस्टर एड्रेस में, पब्लिक एड्रेस में आई वोटिंग का तज़किरा क्यों कर रहे हैं अगर डिसाइडेड ही नहीं? ठीक है, अपने आवाम को, अपने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को समझाते रहें। लेकिन सबसे आसान तरीका ये, अगर आपने बहुत ही ज्यादा इनको फेवर कर रही है, तो ये तो रिपोर्ट 2007 में भी अपने रिपोर्ट पेश की थी, पोस्टल बैलेट के जरिए करवा दें। तमाम जितनी भी एम्बेसी में जाते हैं, जहाँ जहाँ हमारे जो देखा, जैसे हमने पढ़ा देखा है कि हम जाकर एम्बेसी में जाके अपना वोट कास्ट करते हैं डिप्लोमेट बैग के जरिए और रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच जाए। आसान तरीका पोस्टल बैलेट के जरिए। इफ्तिखार साहब कोई सवाल है? कंवर साहब, आपसे और बारी साहब से मेरा ये सवाल है कि मैं पाकिस्तान में आई वोटिंग का हक इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है पोलिंग स्टेशनों की? जी कंवर साहब। नहीं, बारी साहब और कंवर साहब दोनों से मेरा सवाल है। बारी साहब गालिबन इस वक्त नहीं देखा जी कंवर साहब। नहीं, मैं ठीक है, इसमें एक पहली बात ये है, किसी दुनिया के किसी ममालिक में इस तरह इंटरनेट बैटिंग नहीं होती। ये नहीं, मुझे हक देना। मेरा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, मेरा प्राइम मिनिस्टर साथ ये भी तो बता रहे रिपोर्ट आ गई, ये सिक्योर नहीं है, मुमकिन नहीं है। नहीं, मैं हक मांग रहा हूँ ना, मैं वही हक मांग रहा हूँ। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में मैं और मेरा दोस्त पाकिस्तानी जो लंदन में बैठा है वो बराबर हैं इन द आई ऑफ द लॉ, इन द आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक राइट जो आप उसको दे रहे हो, वो राइट मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? मेरा ये सवाल दोनों से, बारी साहब से भी और आपसे भी। कंवर साहब, वोट दे दें, वोट बने पाकिस्तान में आके वोट दे दें। क्या करूं मैं? यही है ना, जिस हल्के में वोट है वो पाकिस्तान में वोट दे दें। नहीं, मैं ये बात नहीं उसकी नहीं कर रहा, मैं तो आई वोटिंग का हक मांग रहा हूँ। सर आई वोटिंग तो हुआ ही ना, वो यही तो कह रहे हैं। मैं बारी साहब से पूछ रहा हूँ, माई क्वेश्चन इज विद बारी साहब, बिकॉज़ बारी साहब इज एन अथॉरिटी ऑन दिस थिंग। ये एक मुल्क है दुनिया में, एस्टोनिया, वहाँ पर ये हक मौजूद है। मैं एस्टोनिया की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। यार मैंने तो फैसला तो पार्लियामेंट ने करना है। नहीं, तो पार्लियामेंट ने तो कर दिया, उस पार्लियामेंट ने कहा नहीं। अभी सुना नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं उनको बाहर वाले मुल्कों, बाहर जो पाकिस्तानी है कि आप आई वोटिंग का हक मिल गया। तो अगर उनको मिल गया तो अंडर आइन के ताबे मैं और कोई और एक ही जैसा हक रखते हैं आइन के ताबे। एक आइन दो हकूक नहीं दे सकता दो लोगों को। तो अगर बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को एक हक है तो मेरे पास वो हक क्यों नहीं है? क्या ये आइन से मुतसादम नहीं रवैया होगा? देखिए, ये तो कोई आईनी माहिर से आप पूछे, मैं तो ये समझता हूँ कि आइन में लिखा है कि पाकिस्तानी शहरियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। हाँ? तो आपकी जो आर्गुमेंट है, एक तो ये है कि अगर बैरून मुल्क में रहता हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, तो मेरा राइट है कि मैं वोट डालूं वहां से बैठ के। ये तो वो पाकिस्तानी शहरी होके वोट डाल रहा है ना। देखें, मेरी बात तो सुन लें। ये तो आप सियासी जमातों से पूछे जिन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में ये राइट दिए हैं उनको। मैं राइट्स की बात नहीं कर रहा। बारी साहब, मुझे एक सवाल के जवाब में बता दें कि आई वोटिंग की प्रैक्टिकलिटी क्या है यहाँ हमारे पास? मैं राइट्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मैं किसका जवाब दूं? जी सर, आई वोटिंग की प्रैक्टिकलिटी क्या है हमारे पास? नहीं, मैं चाहता हूँ मुझे भी हक मिले ना पाकिस्तान में। तो पार्लियामेंट करेगी ना, वो क्या करें? इसका सवाल का जवाब मोहतरमा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो मामला है कि सिर्फ आपने टेक्नोलॉजी यूज करनी है। बहुत सारे मुल्क दुनिया के जो है तकरीबन 90 के करीब मुल्क हैं जिनके शहरी जो मुल्क से बाहर रहते हैं वो वोट डालते हैं, और उसके लिए बुनियादी तौर पर 3-4 तरीके हैं। पोस्टल बैलेट है, फैक्स वोट है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, आई वोटिंग है, साउथ अफ्रीका में होती है। तो हम मल्टीपल तरीके कार इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन ये डिटेल्स हैं, ये टीवी के प्रोग्राम में बैठ के हम
नहीं सर, मेरा कहने से बुरा था, प्राइम मिनिस्टर आई वोटिंग का टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उस पर कोई रिपोर्ट है कंवर साहब जिसको कह रहे हैं कि वो सिक्योर नहीं है, वो रिपोर्ट सबमिट और उस रिपोर्ट में लिखा गया है, वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ी है, उसमें रिकमेंड किया है इलेक्शन कमीशन ने उस रिपोर्ट में उनके माहिरीन ने कि आई वोटिंग का जो तजर्बा है वो जारी रखे। नहीं ठीक है सर, मुझे आखिर में आप लोगों से जब तक मैं मुतमईन, जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मेरा सवाल ये है कि अगर आई वोटिंग किसी और वोटर को मिल सकती है तो वो हक मुझे क्यों नहीं है पाकिस्तान में? ये पार्लियामान फैसला करेगी ना इफ्तिखार साहब। दुबई चले जाए, वहां से जाके वोट डाल दें। कहाँ से? दुबई चले जाए, वहां से आप। वेरी गुड, ठीक है, अच्छा जवाब है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सरवर बारी साहब हमारे साथ थे। थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट ले लूं आप दोनों से। बल्दियाती इंतखाब, वजीर इत्तलात ये कह रहे हैं कंवर दिलशाद साहब के दिसंबर में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन और मार्च में पंजाब में कराने का वजीर आजम ने हुक्म दिया है। क्या आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन पंजाब तैयार दिखते हैं इस इलेक्शन के लिए? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ही हुक्म था ये, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन कमीशन के फरमा आगे बढ़ाया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ही हुक्म है कि जनाब ये दिसंबर तक खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हो जाएंगे और इसके बाद ये जनवरी में शेड्यूल आ जाएगा और मार्च में पंजाब में इंतखाबात हो रहे हैं। लेकिन पंजाब का सबसे बड़ी अहम बात यह है, अभी तो कानून साजी नहीं की पंजाब ने, जब ये बार बार कर देंगे बुलाया पंजाब हम कर देंगे, हमारी अभी कानून साजी होनी है, कानून साजी कर लेंगे तो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने वो भी अभी तक कानून साजी नहीं की, पाकिस्तान ने भी कानून साजी नहीं की। तो लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन बार बार वारंट जारी कर रहा है कि आप इंतखाबात अप्रैल मई तक खत्म कर देंगे। इफ्तिखार साहब, वजीर इत्तलात कह रहे हैं कि इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे। इससे पहले पीटीआई की जानिब से ये रिपोर्ट होता रहा कि गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन चाहते। यार मैं किसकी मानूं? यहाँ पे कहते हैं जमाती बुनियादों पे होंगे और जो सरहद में हो रहे हैं उसके केपी खैबर पख्तूनख्वा में वो अदालत में चले गए हैं जमाती इंतखाबात के बारे में। मैं पॉलिटिक्स के लिए आज यहाँ पे नहीं आया, ना मैं अपना पॉलिटिकल कोई बात करना चाहता हूँ। मैं तो समझना चाहता हूँ जो 2023 में मुमकिन इंतखाबात में क्या होने जा रहा है, मैं तो उसके बारे में, वोट क्या होगा, वोटर की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, तैयारी शुरू कर रहे हैं उस पर। चले वन लाइनर कमेंट उनसे ले लेते हैं। फिर आपको जानना है कि इलेक्शन होगा नहीं होगा और कैसे होगा? मैंने ये नहीं कहा नहीं होगा, मुमकिना, मैंने लफ्ज़ किया मुमकिना। कंवर दिलशाद साहब, ये जितने सवाल है ना कमिंग इलेक्शन से मुतालिक, वो सारे इफ्तिखार साहब के हैं। कैसे होगा, वोट कैसे रजिस्टर होगा, क्या ईवीएम होगा या पोस्टल बैलेट होगा, आपके ख्याल में क्या कुछ हो सकता है? ये इफ्तिखार साहब से कहें कि वैसे ही होगा जैसे वो इतने सालों से डाल रहे हैं। जी नहीं, बहरहाल बात उनकी लोकल गवर्नमेंट के हवाले से या हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में, ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में कोई फैसला भी नहीं होना। अभी इसके बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के भी तवज़ात भी किए हुए हैं और कह दिया कि जनाब ये आइन से मुतसादिम है, हम ये नहीं करते। वो स्पेन की रिपोर्ट को आगे पेश कर रहे हैं। स्पेन के स्पेशलिस्ट ने ये कहा कि पाकिस्तान में सिस्टम नाकाम है और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि सारी आप लगाम जो है आपकी वो नादरा के हवाले कर देंगे आप। जी मैं ये कह रहा हूं, मालूम हो जाएगा दिस इज गया किसके किस पार्टी गया, तो वो तो दिस इज ए न्यू थिंग। ये एक नई चीज आई है इलेक्शन के मामले में कि वोटरों की रजिस्ट्रेशन हम नादरा को दे रहे हैं। पहले हमें बार बार बताया जा रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे से एक हक छीन के एक और को दे दिया गया, मतलब वो फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। काफी सवाल आते हैं आपके पास इफ्तिखार साहब और मेरे पास भी बहुत है। लगभग आज वक्त खत्म हो गया। कंवर दिलशाद साहब, सरवर बारी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। आने वाला इलेक्शन और आवाम, बहुत से सवाल ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में आपके सामने रखते रहेंगे, जवाब भी लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये जान और समझ सकें कि आप अपना जमहूरी हक किस तरह से आइंदा इंतखाब में इस्तेमाल करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।